शहाबुद्दीन के राज की वापसी उनकी पत्नी करा रही थी। ये कारण है मोदी के वहाँ जाने का। जो पीएम मोदी वहाँ हैं वो शहाबुद्दीन की वाइफ से डरकर वहाँ जा रहे हैं। शहाबुद्दीन के वाइफ की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर जा रहे हैं। 6 विधायक हैं सिवान में, सिवान जिले में 6 विधायक हैं और 6 में से 5 महागठबंधन के हैं, 2 CPI-ML के हैं, बाकी आरजेडी के हैं, एक ही भाजपा के पास है। आरजेडी को हराने में हिना शहाब और ओसामा शहाब की भूमिका थी, तो आज वो दोनों आरजेडी के साथ आ गए। आरजेडी की जब भी वापसी की कोशिश होती है, इसको अपने भीतरघात में, अपने जो कोर वोट इसका है वहाँ कहीं ना कहीं भीतरघात हो जाता है और उस चक्कर में वो हार जाते हैं। अभी का हर वादा चुनावी है, अभी की हर घोषणा चुनावी है, अभी का हर दौरा चुनावी है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज शहाबुद्दीन साहब जो हैं सिवान के सबसे नामी आदमी थे, उनके क्षेत्र में आज उनका दौरा है। आज वहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचे हैं, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, कई दिग्गज पहुँच रहे हैं। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन के क्षेत्र में पहुँचना कोई बड़ी संकेत है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ आने के बाद बिहार को 5,000 करोड़ की बड़ी सौगात देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ का बड़ा सौगात बिहार को मिलेगा, लेकिन शहाबुद्दीन के क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है नज़दीक। सिवान में अब शहाबुद्दीन मैटर नहीं करते हैं। ये आप क्लियर समझिए कि शहाबुद्दीन के राज का अंत हो चुका था, लेकिन शहाबुद्दीन के राज की वापसी उनकी पत्नी करा रही थी। ये कारण है मोदी के वहाँ जाने का। जो पीएम मोदी वहाँ हैं वो शहाबुद्दीन की वाइफ से डरकर वहाँ जा रहे हैं। शहाबुद्दीन के वाइफ की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये क्लियर आपको आंकड़ों में दिख जाएगा। शहाबुद्दीन का जो फेज़ था उस समय तो आरजेडी के पास वो सिवान की लोकसभा सीट रही, बाकी प्रभुत्व रहा, उस समय आरजेडी का शासन भी बिहार में था। लेकिन शहाबुद्दीन एक बार जब चुनावी राजनीति से बाहर हुए तो राजद वहाँ बाहर हो चुका था। राजद के पास वापसी का कोई तरीका नहीं था। हिना शहाब 3 चुनाव लड़ती हैं, तीनों बार हार जाती हैं। लेकिन जो 2 चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़कर वो हारी और जो तीसरा चुनाव वो निर्दलीय लड़कर हारी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर अभी विजय लक्ष्मी जो जेडीयू की उम्मीदवार थी, एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीती हैं तो सिर्फ 92,000 वोट से जीती हैं। और अवध बिहारी चौधरी अगर हारे हैं क्योंकि 2,93,000 वोट अकेले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मतलब जीता। तो अगर तेजस्वी यादव ने हिना शहाब को टिकट दिया होता या हिना शहाब ने अवध बिहारी चौधरी का समर्थन किया होता तो हो सकता था कि 2024 में वहाँ से एनडीए का किला उखड़ जाता। पूरी तरह से उखड़ जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो स्थिति है कि वहाँ नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा, नीतीश कुमार को आना पड़ेगा, नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा कि उसी सिवान को कि यहाँ शहाबुद्दीन का आतंक था या जो भी था वो उनको वो बोलना पड़ेगा। और वो हम और आप जब वो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार यही बोल रहे हैं कि 2005 से पहले सिवान में क्या था। तो सिवान की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है वो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में नहीं है, एनडीए के खिलाफ है। 6 विधायक हैं सिवान में, सिवान जिले में 6 विधायक हैं और 6 में से 5 महागठबंधन के हैं, 2 CPI-ML के हैं, बाकी आरजेडी के हैं, एक ही भाजपा के पास है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा सांसद आपने जिता लिया, लेकिन विधानसभा में आप 2020 में भी हारे थे और 2024 में भी अगर हिना शहाब अलग नहीं हुई रहती तो वो एनडीए हार सकती थी। इसलिए पीएम मोदी को सिवान जाना पड़ा है और सिवान में मेहनत करनी पड़ रही है। 2025 में भी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि वहाँ पर जो सिवान क्षेत्र है वो कमज़ोर क्षेत्र अभी भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी मेहनत कर रही है, कई फॉरवर्ड की जो लोग हैं वहाँ पर फॉरवर्ड का वोट जो है वो माना जाता है। कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इस बार जो है सिवान क्षेत्र जो है, सिवान हो गया, सहरसा हो गया, ये सब तमाम क्षेत्र जो हैं वो अब जो है आरजेडी के खाते में जाएगा। सिवान पूरी तरह से आरजेडी के खाते में जाएगा, एनडीए के साथ रहेगा या क्या रहेगा, ये तो जब विधायक के जो विधायकों का चुनाव के लिए जब मतदान होगा, जब टिकट कैंडिडेट्स के नाम की अनाउंसमेंट होगी, कैंडिडेट्स अपना प्रचार करेंगे, तब वो क्लियर होगा या तब हम कुछ कह पाएंगे। क्योंकि इस बार आपको कई नए उम्मीदवार दिखेंगे। इस बार हो सकता हो कि शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ें, क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे ने फिर से आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। तो लोकसभा चुनाव में 2024 में मई में जहां वो आरजेडी के खिलाफ लड़े थे, अब वो आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी
को हराने में हिना शहाब और ओसामा शहाब की भूमिका थी, तो आज वो दोनों आरजेडी के साथ आ गए। तो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए ये मनोवैज्ञानिक बढ़त है, साइकोलॉजिकल इंक्रीजमेंट तो है, लेकिन ये कितना आगे इम्प्लीमेंट होगा ये अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन वो आरजेडी के पक्ष में न जाए, इसलिए एनडीए के पास एक डर का एक वाजिब कारण है, और इस कारण को दूर करने के लिए ये लोग पीएम मोदी को लेके आ रहे हैं, या जो भी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, सभाओं के लिए मेहनत कर। अभी बहुत से आरोप लग रहे हैं इन सभाओं पर कि भीड़ लाने के लिए क्या किया गया है या कैसे हुआ है, तो ये बहुत दूसरे तरह की चीज़ है। इस रैली का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि सिवान ही नहीं, गोपालगंज, महाराजगंज, सारण, ये सभी लोकसभा सीटों के अंतर्गत जितनी विधानसभा सीटें यानी कि 24 विधानसभा सीटें, सब पर इस रैली का असर होगा। अभी मोदी एक ही बार नहीं, अभी 2 बार कम से कम जाएंगे। आप ये मतलब विधानसभा चुनाव के प्रचार में कम से कम उनको 2 बार जाना पड़ेगा, एक बार गोपालगंज जाना पड़ेगा और एक बार छपरा जाना पड़ेगा, सारण जाना पड़ेगा। तो मोदी के लिए मेहनत इस क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये गढ़ भाजपा का है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गढ़ भाजपा का है। विधानसभा में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ये आपको विधानसभा में गोपालगंज जिले की बात करें, वहाँ भी 2 सीट आरजेडी के पास है, जबकि आखिरी जो आरजेडी के सांसद थे गोपालगंज से, वो अनिरुद्ध यादव यानी कि साधु यादव थे, जब वो आरजेडी में हुआ करते थे। उसके बाद से आरजेडी का कभी खाता नहीं खुला है। आरजेडी कहीं ना कहीं कोई गलती तो कर रही होगी इस तमाम क्षेत्रों में, इसलिए खाता कई जगह पे नहीं खुल रहा है। सांगठनिक देखिए सिटिंग सीट थी, लेकिन वो साधु यादव भी आरजेडी में नहीं रहे। इसके अलावा मेहनत भी आरजेडी से नहीं हुई, आरजेडी सत्ता से दूर रही, उस तरह से नेता नहीं जुड़े। जैसे आप 2020 के बाद 2020 में गोपालगंज सदर सीट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस सीट पर सुभाष सिंह जीते। सुभाष सिंह भाजपा के विधायक थे, यहाँ उन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद से संजोग से उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद से उनकी पत्नी जो कुसुम देवी वो चुनाव लड़ती हैं और सिर्फ 1200 वोटों से जीती हैं। आरजेडी के मोहन गुप्ता ने जो टक्कर वहाँ दी थी, बहुत बड़ी टक्कर थी, लेकिन वो हार गए। हार इसलिए गए क्योंकि आरजेडी को के वोट्स को एआईएमआईएम ने डाइल्यूट कर दिया। साधु यादव अलग चुनाव लड़े, ये अलग से लड़े, तो आरजेडी वहाँ से हार गई। आरजेडी की जब भी वापसी की कोशिश होती है, इसको अपने भीतरघात में, अपने जो कोर वोट इसका है, वहाँ कहीं ना कहीं भीतरघात हो जाता है और उस चक्कर में वो हार जाते हैं। जैसे एक बार साधु यादव बसपा से लड़ गए तो उन्हें 42,000 वोट मिल गया। तो वैसे ही स्थिति होगी तो फिर मतलब आरजेडी फिर फंस सकती है। अगर आरजेडी अपनी पुरानी गलतियों से सीखे तो गोपालगंज की भी सीटें आ सकती हैं, सिवान में भी कुछ सीटें अभी तो हैं ही, सिवान में 6 में से 5 सीटें हैं, सारण की भी और सीटें आ सकती हैं। तो आरजेडी को अपनी पिछली गलतियों को सुधारना होगा और लोगों को इंटैक्ट रखना होगा। एक बार अंतिम हम जुड़ जाए, दर्शक ये मान लें कि मोदी का ये बिहार को सौगात नहीं, चुनाव का पैकेज है उनके लिए। मतलब अगर हम अप्रैल मई जून में कुछ भी करें, जिस राज्य में अक्टूबर नवंबर सितंबर में चुनाव होने वाला है, तो इसको चुनावी पैकेज ही माना जाएगा। चुनाव के साल का बजट भी चुनावी बजट ही कहा जाता है। ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन परसेप्शन वाइज यही टर्म है। और अभी का हर वादा चुनावी है, अभी की हर घोषणा चुनावी है, अभी का हर दौरा चुनावी है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इस चुनावी दौरे में बिहार को कुछ मिल रहा है। बिहार में वंदे भारत ट्रेन आ रही है, कई योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो ये अच्छा है, ये होते रहे, इससे बिहार की जनता को सुकून मिलेगा। चलिए, बिहार में पहुंच रहे हैं मोदी तो हर वादा चुनावी है, हर सौगात चुनावी है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर मोदी जी पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी जी को डर भी सता रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।